याघन महीना हवे, अधिक आमदनी का दिन होना, आँख कान खाए बेशर्म होना, आँख फाटे चकित होना। पहले लिखो तब समझा देंगे। हो गया? देखो, कहावत जैसे आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत सारा लोग के माइंड में चल रहा होगा कि सर कहावत को तो फिर ऐसे लिखते लिखते जाएंगे तो एक दिन याद करना पड़ जाएगा। तो कोई याद नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत सारा कहावत, बहुत सारा क्या, लगभग कहावत लोग सब के सब सुने हैं, बस उसको थोड़ा सा खोरठा में लिखा हुआ है तो लोग को लगता है कि इसको क्या, जैसे छूछा के, हम लोग सीधे बोलते हैं छूछा के पूछा, सीधे बोलते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखा हुआ छूछा के पूछा। मतलब कमजोर व्यक्ति को कहीं कोई नहीं पूछता है, कमजोर व्यक्ति को कहीं कोई नहीं पूछता है। चुटरी गिरले राम राम करें, हम लोग बोलते भी हैं। गरीबी का पराकाष्ठा, पराकाष्ठा कहने का मतलब क्या है कि चुटरी गिर, अब जिसके घर में कुछ नहीं है, गरीबी है, तो हम लोग ना बोलते हैं कि अरे क्या दाल भात किए तो रे, चुटरी गिरले राम राम करो, है ना। झार गुने झींगा, धिया गुने पुता। ये झार गुने झींगा, झींगा मछली सुने हो, झींगा, तो झार गुने झींगा। अब झींगवा मछली जो फंसता है ना जाल में, तो उसको कितना झाड़ गुना नहीं झड़ेगा, उसका देखा है ना झींगा, झोयमा जिसको बोलता है, झोयमा। धिया गुने पिता, और धिया मतलब क्यों होता है, पुता कौन हो गया, पुता बेटा, धिया कौन है, बेटी, बेटी। तो धिया गुने पुता, जो बेटी का गुण होता है ना वो अलग है। तो धिया जिसके यहाँ बेटी नहीं रहेगा, जिसके यहाँ देखो एक चीज बता देते हैं कि जिस घर में एक लड़की का जन्म हुआ तो उस घर का गुण, चाहे उस घर का मान मर्यादा एक अलग होता है। अभी भी गांव में जिसके यहाँ बेटी नहीं है, तो उस माँ को पूछो कि आपके घर में झगड़ा होता है तब कहाँ जाते हैं, तो कहीं नहीं जाती बेचारी, कहाँ जाएगी, बेटी घर रहेगा तब न जाएगी बेटी घर। और बेटिया घर कितनों सुख में रहे या दुख में रहे, घर में झगड़ा होगा, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे गोतनी ननद जिसी भी हो, तो घर कम से कम मन को ठीक करने के लिए बेटिया यहाँ से भेंट करके चल आएगी। और खास करके बुढ़ारी में चीज होता है, तो वही चीज लिखा है कि माँ बाप के संस्कारों का प्रभाव संतान पर पड़ता है। कब, जब उसका धिया गुने पुत्र, मतलब वही चीज है मुहावरा में कि हम लोग कहते हैं कि माँ बाप का जो गुण है उसका माँ बाप का संस्कार उसका बेटा बेटी पर पड़ता है, उसका बेटा बेटी पर पड़ता है। और उसमें भी जो धिया है, मतलब जो लड़की लोग है, वो जल्दी ग्रहण करती है गुण को, ठीक है। देखो मुहावरा में अघन महीना हवे, जैसे देखो तुम लोग सोच रहे सर अघन महीना बार बार जैसे अघन सूखे फूलल गाल फिर बोरिया हुए है हाल, कहानी मिलता जुलता है। अघन महीना क्या है ऐसा खोटम की अघन अघन आ रहा, बहुत किसी माइंड में चल रहा होगा। देखो हम लोग पहले भदैया धान होता था, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसीन कार्तिक अघन। अब तुम देखो कि जब हम लोग जेठ आषाढ़ में ना धान लगा देते हो, और पहले जैसे अब किला वाला धान आया ना, पहले एकदम वर्षा पहले होता था, टाइम पर होता था, और अघन महीना तक एकदम पूरा छेंच कूट करके डेली में लेस के रख देते थे धान को, अघन महीना तक। और अघन के महीना जो होता था किसान के लिए, चाहे मजदूर के लिए, वो बढ़िया होता था। उस समय उसको खाने पीने का सामान नहीं घटता था, क्योंकि धान बड़ी बढ़िया उपजा लिया है, मकई उपजा लिया है, उस समय खेती पानी भी गिरा था तो साग सब्जी भी हो गया है, बात समझ रहे हैं। इसलिए अघन के जो महीना है वो सुख का महीना कहा गया, सुख का, सुख समझ रहे हैं ना, सुख का महीना कहा गया। किसके लिए, किसानों के लिए, किसके लिए, मजदूरों के लिए, किसके लिए, जो झारखंड के जो वासी है, चाहे पूरे
आदमी जो बोल सकते हो व्यक्तियों के लिए, क्योंकि अगहन के महीना तक हम लोग खेती बाड़ी करके सब जो है एकदम उस समय एकदम बढ़िया रहेगा, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। तो वही अगहन महीना है, मतलब अधिक आमदनी का दिन, वही है अधिक आमदनी का दिन। याक कान खाए के, याक कान खाए के मतलब ना कहे याक कान खा के, याक कान धो के पी गए, याक कान खा के मतलब जैसे ही खा के आनी कि धो के पी गए, कुछ लाज शर्म ना है, बोलते हैं ना, बोलते गाँव घर में पंचायती में, तो वही चीज है बेशर्म होना। अब है आग फाटे के, अब मान लो कि कोई से आदमी कुछ हासिल कर लिया जिस पे तुमको विश्वास नहीं था, मान लो इस पे भरोसा नहीं की, सदैव दौड़ रहा है गांधी मैदान में, और उसको एक बार पता चला कि नहीं रे ये तो 1 घंटा का 40 मिनट में मार ले लो, अरे बाप आँख फटले के फटले रहे, चकित होना है ना कुछ ही। अब हर एक बार तुम टेस्ट दे रहा है और 100 में ला रहा है 70, एक बार एग्जाम दिया आ गया 90, जिस दिन नौकरिया वाला था, तो जब दूसरा जब देख चकित हो जाएगा, तो वही आंख फटा रहना मतलब आंख फाटे मतलब चकित होना। बोल अब इसका को रटना पड़ेगा, कुछ नहीं है, आपका कॉपी में प्रत्येक दिन 3 गो जा रहा है। जैसे हम चाहते तो किताब जितना भी तुम खोटा व्याकरण किताब खरीदोगे मार्केट में, कुछ भी खरीद लो, सब में लोकोक्ति मतलब कहावत मिलेगा, सब में मुहावरा मिलेगा, लेकिन हम एक सिर्फ इसलिए यहाँ पर करवाते जा रहे हैं क्योंकि अब तो और करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम का डेट आप लोग का कब चल गया, जुलाई में, अभी बहुत टाइम है, बहुत। अगर चाहेगा ना तुम लोग तो सब सब्जेक्ट में पूरा के पूरा नंबर ला सकता है, 90% सब में ला सकता है, इतना समय मिल गया। पढ़ेगा तब, अब पढ़ेगा ये नहीं और बोलेगा कि कहाँ से आएगा। अभी मान लो कि साइंस में कोई 0 जानता है, कुछ नहीं जानता है, स्टार्ट करो, लूसेंट पूरा कम से कम पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, कोई ट्यूशन कहीं पढ़ रहा छोड़ दो, वो अलग चीज है, वो अलग मटेरियल तैयार हो रहा है, लेकिन कोई घर में प्रत्येक दिन 1 घंटा ही पढ़ेगा साइंस को, लूसेंट से अंडरलाइन करते जाएगा और 1 घंटा डेली पढ़ेगा, तो हम 110% कहते हैं कि 3 महीना अंदर, 4 महीना के अंदर, 3 महीना में उसका साइंस पूरा लूसेंट खत्म। और जो पूरा लूसेंट खत्म कर लेगा साइंस में, तो 20 क्वेश्चन में 10 तो पक्का मार के आएगा। तुम देख लो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पलट के देख लो, यदि लूसेंट से नहीं रहेगा तो बोल साइंस रहता है, सिर्फ साइंस रहता है, तो सिर्फ साइंस से नहीं होता सिपाही, कंप्यूटर थोड़े है। रही बात मैथ, तो मैथ में 10 क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर, बार बार बोले कि मैथ तुम पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, पढ़ो, लेकिन तुम सबसे पहले क्या करो कि अभी तक तुम लोग सभी चीज नहीं किया होगा, 2000 ईस्वी से लेकर 2022 तक जितना एग्जाम हुआ है झारखंड में, सबका क्वेश्चन एक जगह किया, कोई नहीं किया होगा, नौकरी नहीं लेना है किसी को। तुम जितना मैथ का क्वेश्चन पूछा है, लाभ हानि का एक जगह कर दो, परसेंटेज का एक जगह कर दो, त्रिकोणमिति का एक जगह करो, क्षेत्रमिति का एक करो, देख लो उसके बाद रिपीट कितना क्वेश्चन होता है ऐसे। अगर यदि एक क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, दूसरा आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ठीक उसी प्रकार फिर दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, डिजिट चेंज रहेगा। लेकिन आप बनाने तो सीख जाइएगा ना, जो मैथ पढ़ाते हैं वो सब क्वेश्चन, जैसे मैं मान ली प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तुम उसके पास, तुम्हारे पास किताब में है, प्रीवियस ईयर नहीं जानता है, सर से पूछ लो। 3 महीने जुलाई तक, अभी कितना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीना समय है, 5 महीना में 20 साल का जितना क्वेश्चन पूछा है भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कंप्लीट मतलब कि रटने जैसा नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, सेम नहीं आएगा। अब रही बात तुम्हारा जीएस, झारखंड और खोरठा, यही ना है, और कोई है उत्पाद सिपाही। अब जीएस में है तुम्हारा 40 नंबर। हम तो बहुत अच्छा कहते हैं कि तुम लोग को सर कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज धंस जा रहा है, तुम लोग का कहानी एक दिन सुने हम 2 मिनट, तो हमको याद हो गया कि शंकर भगवान कैसे त्रिशूल फेंके, सती जी पूरा कैसे कैसे बता रहे थे पवन से, हमको याद हो गया वो चीज, पूरा कहानी हमको याद हो गया, खड़ा होकर सुने। वैसे कहानी माध्यम से बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 5% ही काम आएगा एग्जाम में, लेकिन आ जाएगा काम। आप क्या करो, अपने से भी पढ़ो, कि अगर सर यहाँ चला रहा, तुम यहाँ से पढ़ के जा रहा, दिन भर तुम लोग कुछ मतलब नहीं, दौड़ ले रहे हो वही काफी। अरे दौड़वा दौड़ तो पहले है, दौड़ निकल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे तुम, उसके बाद तुम 40 नंबर का क्या टारगेट करोगे, सर क्या करें 40 नंबर के लिए। आप यहाँ पर कोचिंग में पढ़ा रहे, बस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी आप लोग बता दे रहे हैं, 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, यदि बोरिंग लगेगा तो बोल दीजिएगा। सर प्रकाष्ठा का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? हाँ कहा है, गरीबी की
पराकाष्ठा। देखो, चुटरी गिरले राम राम, चुटली गिरले राम राम करे। प्रकाशा का वास्तविक मीनिंग कोई बताओ जी, किसी को कुछ पता है? सामने आना सर, जैसे कोई चीज किसके अंदर रहता है तो सामने आ जाता है। जैसे तुम मान लो कि हम तुम्हारे पास, जैसे तुम मान लो कि हिंदी वर्ड है तो पूरा शुद्ध हिंदी, इसीलिए पूछा भी कि जैसे मान लो कि ये घर है, हम इस कहानी की इसका मतलब पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका अर्थ निकल जाएगा। हमको भी नहीं पता हिंदी प्रकाश का, लेकिन यहाँ से हम लोग इस कहानी के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि उसका कहने मतलब क्या है। जैसे मान लो ये घर है, इस घर में क्या है कि 6 महीना से जो उसका बाल बच्चा खाना पीना उसका बंद है। कभी खा रहा है तो दो टाइम खा, एक टाइम भूखले, एक टाइम खा रहा है, दो दिन भूखले। तो क्या है, गरीबी पूरी 6 महीना से घेर ले है घर में। अब क्या है कि हम लोग देहाती में खोठा में कहावत मार दिए कि अरे मुकेश उसके घर के बाद क्या करे, चुटरिया गिरो तो राम राम करो यार। मतलब वहां पर चुटरी को भी खाना, मतलब मूसा के भी खाना नहीं मिल रहा है। तो हम वो तो आदमी को तो दूर बात है। अब उसका हिंदी लिख दिया आपके बुक में, गरीबी की पराकाष्ठा। अब क्या हो जाएगा इसका मतलब? अत्यंत गरीबी, सामने अत्यंत, समझ रहे ना, सामने आ चुका है। गरीबी जो है एकदम लास्ट स्टेज पर है। अब उससे भी गरीब होना क्या, जब मूसा को भी खाना नहीं मिल रहा। चुटरियों मतलब एक दाना खातिर क्या है, तड़प रही है, गिर रहा है। क्लियर हुआ? अब देखो इधर जीएस में 40 लाने के लिए हम तुम लोग को स्ट्रेटजी बता दे रहे हैं। आप जीएस पढ़ रहे हैं, पवन सर के पास कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। आप पढ़िए, पूरा कहानी को अपने माइंड में याद रखिए। जो हो रहा है वो होने दीजिए। 6 महीना 5 महीना है, उसको 4 महीना मान के चलिए कि 4 महीना में आपको क्या करना है। सबसे पहले किसी से भी तुम पूछोगे, कोई भी भैया से भी पूछोगे, हम हकीकत बता देते हैं कि अगर यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, अगर यदि आप लूसेंट नहीं पढ़े हैं एक बार, तो आप पढ़ लीजिए। लूसेंट एक बार आप पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि स्टेट लेवल के एग्जाम में कितना फायदा होता है। स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल की बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम में लूसेंट जो है वो काफी है। आप पढ़िए, तो अपने से भी पढ़िए, यहाँ तो पढ़ाई हो रहा है। अब झारखंड है, अब झारखंड सर पढ़ा रहे, परवीन सर, अरे भाई तो पढ़ा के खत्म कर देंगे। आपका काम क्या है कि आप 2 बुक ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए, उड़ानो खरीद लीजिए, मनीषो रंजन खत्म कर लीजिए, ले लीजिए। और दोनों बुक से जैसे मान लीजिए सर जनजाति पढ़ा रहे हैं, तो जनजाति से जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ उससे। बात समझ रहे हैं ना? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मनीष रंजन से भी बनाओ जनजाति। सबसे बढ़िया बात है झारखंड में टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। जीएस में वैसा नहीं है, जीएस में भी उपलब्ध होगा, लेकिन झारखंड में मिल जा रहा है। छोटा सिलेबस है, एकदम झारखंड का तैयारी बेहतरीन हो सकता है। रही बात खोरठा का, तो जो कहानी खत्म होगा, जो व्याकरण में जो टॉपिक खत्म होगा, उसका बुक उपलब्ध है मार्केट में, उसको बनाइए ऑब्जेक्टिव। अब जितना प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करते रहना है आप लोग। और यही 4 महीना 5 महीना में आप लोग को नौकरी लेना है। और हम बार बार बोल रहे हैं, इसको टारगेट मान लीजिए। इतना हल्का सिलेबस नहीं मिलेगा, बस यही चीज और कुछ नहीं बोलने वाले हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, आज का कहानी है दिनेश कुमार दिनमणि जी का धर्म कर्म। वो लिखवाए नहीं थे, कॉपी खोलिए, धर्म कर्म का कहानी लिखिए। मंडे से 2 डायट जरूर फूल का कहानी शुरू कर देंगे, उसका भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? कहानी लिखो, तो हम कहानी बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, कहानी नहीं भेजेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम सोचे थे कि कहानी का पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन हमको लगा कि कहीं फिर नहीं लोग लिखे, किसी छूट जाएगा, समय है ही तो लिखवा देना ठीक रहेगा। कहानी आप लोग को मालूम है ना, धर्म कर्म कहानी? किसी को कोई दिक्कत है? खैर अभी कहानी हम बताते जा रहे, लिखवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए एक बार, हाँ बता देंगे, फिर लिख लो। क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भेजेंगे। जैसे माधो कहानी गया था ना, माधो कहानी सबके पास ऑब्जेक्टिव गया है। हाँ 19 से 20 क्वेश्चन होगा, है ना? गया जी, आप लोग पास नहीं गया है? ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े होंगे, भगवान जी से बोलिए कि ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है? भगवान जी को बोलिए कि आप लोग को ग्रुप में जोड़ दे। अब कहानी लिखो, पहले लिखो
लेखक के नाम दिनेश कुमार दिनमणि। लेखक के नाम दिनेश कुमार दिनमणि। जन्म लिखो 13 सितंबर 1969। उसका लिख लो। हाँ लिखा है 13 सितंबर 1969। दिनमणि। हाँ दिनमणि। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि दिनेश कुमार का उपनाम क्या है? दिनमणि। तो इसका जन्म कब है? 13 सितंबर 1969। 69 79 नहीं। अच्छा स्थान बताओ कोई। गिरिडीह। हाँ ग्राम लिखो बाराडीह। स्थान में लिखो बाराडीह। बाराडीह लिख रहे हैं। स्थान बाराडीह और ब्रैकेट में लिख लो गिरिडीह। गिरिडीह जन्म हो। ये तीनों में कोई देगा, बाराडीह दे, गिरिडीह दे, जैना मोड़ दे, मार देना है। हाँ जैना मोड़ जगह का नाम है, वहीं पर गिरिडीह। अब गिरिडीह के लोग नहीं है जी यहाँ, तो जैना मोड़ बताओ ना। चलो उसके बाद लिखो पिता के नाम। पिता के नाम क्या नाम था? महेश्वर महतो। महेश्वर महतो पिता के नाम महेश्वर महतो। माता के नाम फूलू देवी। माता के नाम फूलू देवी। चलो कहानी के नाम लिखो नीचे धर्मकरम। ठीक है। तो धर्म कर्म कहानी में हम लोग क्या देखे थे? पहला लिखेंगे 1 नंबर करके, नीचे लिखिएगा अग्नु। ये है आपका अग्नु। क्या है? बेटा। इसका पिता लिखेंगे ऐसे करके। इसका पिता कौन थे? सोमर काका या समर काका। ठीक है। फिर इसका पिता कौन था? गुज्जर महतो। लिखो गुजर महतो का बेटा समर काका, समर काका का बेटा अग्नु। ये लिख लो। फिर उसी के नीचे, अभी कहानी नहीं शुरू की है, विसर्ग क्रिया। विसर्ग क्रिया इसी के नीचे लिखो। इसका मतलब समझ लेगा तब। विसर्ग क्रिया या फिर बोलते हैं विशोषक क्रिया, एक ही चीज है। इसका मतलब होता है ना कि श्राद्ध के समय, श्राद्ध ऐसे लिखा गया है, श्राद्ध के समय साढ़ साढ़ीन को छोड़ देना। साढ़ साढ़ीन को त्याग करना, मतलब जो भी घर में साढ़ साढ़ीन है उसका प्रयोग नहीं करना है। तब आपका बाबूजी का आत्मा शांति ऊपर मिलेगा। भटकते रहे, भूत बन के डराएगा। नहीं डराता है? नहीं, रात तुम्हें रात में महाकाल के भक्त नहीं। श्राद्ध के समय साढ़ साढ़ीन को त्याग करना। अब हम लोग कहानी में चलेंगे और कहानी को लिखेंगे। कहानी नीचे लिखिएगा कहानी। लिखो धर्म कर्म कहानी में, धर्म कर्म कहानी में
दिनेश कुमार दिनमणि, दिनमणि को इन्वर्टेड कॉम लिखिएगा। धर्म कर्म कहानी में दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि ने उस सामाजिक कुप्रथा का वर्णन, उस सामाजिक कुप्रथा का वर्णन, कुप्रथा जैसे होता है प्रथा और उसके नीचे जोड़ दे रहे हैं क्या, क्या हो गया, समझ रहे ना। जैसे कहा गया कि जकरे शुरू में कु जोड़ देगा ना तो अशुद्ध रहता है ना, कुपुत। और अच्छा वाला बोलेंगे सपुत। कुप्रथा का वर्णन, कुप्रथा का वर्णन, अला नहीं, कुप्रथा का वर्णन किया है, कुप्रथा का वर्णन किया है, जिसके कारण गरीब किसान, जिसके कारण गरीब किसान आर्थिक रूप से, जिसके कारण गरीब किसान आर्थिक रूप से और निर्बल हो जाता है, और निर्बल हो जाता है, और निर्बल हो जाता है, मतलब और गरीब हो जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। लिखिएगा कि जो कहानी इस प्रकार है, जो कहानी इस प्रकार है। कहने के मतलब है कि धर्म कर्म कहानी में दिनेश कुमार दिनमणि जी क्या दिखाए हैं, एक गरीब किसान के बारे में क्या लिखा हुआ उसको पढ़िए तो, सामाजिक कुप्रथा को दिखाया है, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से और क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। यही कुप्रथा के बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है, जो कहानी इस प्रकार है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यज्ञनु के पिता, नहीं सॉरी, हाँ, यज्ञनु के पिता, जो कहानी इस प्रकार है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यज्ञनु के पिता समर काका, यज्ञनु के पिता समर काका का श्राद्ध कार्य का आज 7वां दिन है, 7वां दिन है। गांव के महतो एवं अन्य सम्मानित लोग इस बात का निर्णय करने वाले हैं, इस बात का निर्णय करने वाले हैं, निर्णय करने वाले हैं कि समर काका का भोज यज्ञनु के द्वारा किस प्रकार संपन्न किया जाएगा, किस प्रकार संपन्न किया जाएगा। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। ठीक है, आगे लिखो। कहानी के कहानीकार, जो धर्म कर्म कहानी है उसका कहानीकार,
कहानी के कहानीकार स्वयं, हाँ स्वयं उस बैठक में उपस्थित हैं, उस बैठक में उपस्थित हैं और आज से 9-10 बीच में डैश देना, 9-10 के बीच में 9-10 वर्ष पहले 9-10 वर्ष पहले की एक घटना को याद करते हैं। 9-10 वर्ष पहले 9-10 वर्ष पहले की एक घटना याद करते, घटना को याद करते। जो घटना इस प्रकार है, जो घटना इस प्रकार है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। समझे? दूसरा पैराग्राफ में क्या देखो, लिखो समर काका के पिता, समर काका के पिता गुज्जर महतो, समर काका के पिता गुज्जर महतो का जब देहांत, पिता गुज्जर महतो का जब देहांत हुआ तो सभी ने यह तय किया, मिला लीजिए सबको। समर काका के पिता गुज्जर महतो का जब देहांत हुआ तो सभी ने यह तय किया कि समर काका के पिता का भोज, सभी ने यह तय किया कि समर काका के पिता का भोज धूमधाम से होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। ये बता नहीं रहा किसी को, सोच रहे हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जो कहानीकार हैं वो 9-10 साल पहले के घटना को याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। वह पंचायती में भी बैठल है, पंचायती भी शुरू नहीं हुआ है, तब तक जो है कहानीकार दिनेश कुमार दिनमणि जी उस बात को याद कर रहे हैं जो 9-10 साल पहले घटना घटी है। तो 9-10 साल पहले घटना घटी थी, गुज्जर महतो का मृत्यु हो गया था, उसी घटना को याद कर रहे हैं। कहाँ तक लिखे जी? समर काका के पिता का भोज धूमधाम से, साथ ही, हाँ साथ ही, हारे फार लिख लेगा ना तो तुम्हें अपनों समझ जाएगा। साथ ही विसर्ग क्रिया भी होना चाहिए, विसर्ग, साथ ही विसर्ग क्रिया भी होना चाहिए। ऐसे लोगों की बात को, ऐसे लोगों की बात को समर काका समर काका ने अपनी सहमति दे दिया था। मतलब 9-10 साल पहले जब गुज्जर महतो मरा था तो समर काका ने सहमति दे दिया था कि चलो विसर्ग क्रिया भी करेंगे और जो पंच लोग, जो महतो लोग कहा है उसके अनुसार भी हम भोज भैया करेंगे। ये सहमति कौन दिया था उस समय? इस बात को कौन याद कर रहे हैं? दिनेश कुमार दिनमणि जी दे दिया था। लेकिन उसी में लिखो, लेकिन समर काका को दे तो दिया था, कर दिया था, लेकिन समर काका को, अब नीचे लिखो पहला पॉइंट 1 नंबर लिखो, देखो क्या क्या दिक्कत हुआ था उसको। लेकिन पहला पॉइंट, या अपने खेतों को बेचकर ऋण चुकाना पड़ा, ये सब क्वेश्चन आएगा, इसलिए नीचे लिखना है 1 नंबर में, अपने खेतों को बेचकर ऋण चुकाना पड़ा।
कोई दिक्कत नहीं, तुम हिंदी वाला ऋण लिखो ना, तुमको समझ में आना चाहिए। अपने खेतों को बेचकर ऋण चुकाना पड़ा। हाँ, ऋण वही चीज है, कर्जा। दूसरा लिखो, अपने जानवरों से हाथ धोना पड़ा। अपने जानवरों से हाथ धोना पड़ा। तीसरा लिखो, उनकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक हालात, उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गया। किसका आर्थिक स्थिति गंभीर हुआ? समर काका को। चौथा लिखो, खेती भी ठीक से नहीं कर पाए। खेती भी ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि नहीं, क्योंकि वो विसर्ग क्रिया में सांड इनको त्याग दिया था ना। आलू तो मारा तो उत्पाद की बात है, लेकिन खेती भी ठीक ठाक अगर ये रहा था, उमर कितना हो गया था। अगर दान में नहीं किया रहता, वो बछवा को, जो बच्चा उसके घर में था, वो विसर्ग क्रिया में सांड को नहीं किया रहता, तो बच्चा से अपना खेती बाड़ी किया रहता, नहीं किया रहता। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कारण मतलब है जो आर्थिक स्थिति समर काका का कमजोर हुआ। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, जो चारों पॉइंट अभी लिखाए हैं। आगे बढ़ो, लिख दो, क्योंकि जानवर, हाँ, खेती भी ठीक से नहीं कर पाया क्योंकि जानवर, ब्रैकेट में लिख दो बैल, विसर्ग क्रिया में, क्योंकि विसर्ग क्रिया किया था। छोड़ दो नहीं, समझ जाएगा पूरा दान। विसर्ग क्रिया किया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आज समर काका का देहांत हुए। आज समर काका का देहांत हुए। 7वां दिन गुजर गया। 7वां दिन गुजर गया। लोग उनका बेटा अग्नु से पूछ रहे हैं, अग्नु से पूछ रहे हैं कि वह अपने पिता का श्राद्ध श्राद्ध कार्य किस प्रकार संपन्न करेगा। फुल स्टॉप। आगे लिखो उसी में, महतो याग्नु के तरफ मुंह करके, महतो याग्नु के तरफ मुंह करके कहा, याग्नु के तरफ मुंह करके कहा कि साहस रखो अग्नु, कि साहस रखो अग्नु, सब भगवान ठीक करेंगे, सब भगवान ठीक करेंगे, साहस रखो, वही चीज बोली थी। महतो याग्नु के तरफ मुंह करके कहा कि साहस रखो अग्नु, सब भगवान ठीक करेंगे। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। दिनेश कुमार दिनमणि उस पंचायत में, दिनेश कुमार दिनमणि उस पंचायत में स्वयं उपस्थित थे, उस पंचायत में स्वयं उपस्थित थे। दिनेश कुमार दिनमणि उस पंचायत में स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने पंचों को सुझाव दिया, इन्वर्टेड कॉम लिखिएगा, सुझाव दिया
इन्वर्टेड कॉम लिखिएगा। सुझाव दिया, डैश दे करके लिखो। एकरा यते बोर्ड, एकरा एकरा ये करा एकरा यते बोर्ड बोझटा एकरा यते बोर्ड बोझटा बोझटा काहे जबरदस्ती जबरदस्ती बोझटा हाँ जबरदस्ती लाइद देहक जेटा ई पारते ना जेटा ई पारते ना देखो यहाँ पर क्या बोला, कौन बोल रहा है ये बात को? बोल रहा है एकरा याते बोर्ड बोझटा काहे जबरदस्ती लाए थे जेटा ये पारता है ना। देखो यहाँ ई लिखे है ना जेटा, देखो यहाँ दीर्घ ई लिखे हैं। बताए थे व्याकरण में कि फोरठाम में जो दीर्घ ई का प्रयोग होगा वो निकटवर्ती के लिए होगा, क्योंकि दिनेश कुमार दिनमणि जी के सामने की घटना है। वहां पर कौन है? अग्नु। तो वही बोल रहे जेटा ई पारते ना, ई पारते ना, ये थोड़े बोल रहे वो पारते ना, तो दूरवर्ती के लिए हो जाएगा। समझ रहे ना? तो बहुत कम प्रयोग होता है ये सुर का, यही स्वर का। खैर तुम लोग इसका मतलब समझ गया। चलो नीचे लिखो जेटा ई पारते ना है। फिर नीचे लिखो ईटा तो नीचे लिख दो ईटा तो अन्याय लागे। नहीं अलग लिखो, ईटा तो अलग बात बोल रहा है ना। ईटा तो जैसे उतना बोलने बाद रुका तब बोल रहा है ईटा तो अन्याय लागे। ईटा तो अन्याय लागे मतलब ये तो अन्याय है। लागे लागे लिखना, लागे अंडरलाइन कर लो ये सब। अर्थात हिंदी में लिखो अर्थात, इसी में सर। हाँ आगे लिख चुको अर्थात इसे इतना बड़ा बोझ, इसे इतना बड़ा बोझ, इसे इतना बड़ा बोझ क्यों जबरन लाद रहे हो, क्यों जबरन लाद रहे हैं, जबरन लाद रहे हैं, जिसे या नहीं कर सकेगा, जिसे या नहीं कर सकेगा। यह तो अन्याय है, यह तो अन्याय है, जिसे यह नहीं कर सकेगा, यह तो अन्याय है। किंतु पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। किंतु दिनमणि जी के बातों को, किंतु दिनमणि जी के बातों को महतो यह कहकर अस्वीकार कर दिया। यह महतो किंतु दिनमणि जी के बातों को, किंतु दिनमणि जी के बातों को महतो यह कहकर यह स्वीकार कर दिया, यह स्वीकार कर दिया कि न्याय और अन्याय करने वाला, तुम लोग चुप रहो तो बोल देते हैं। किंतु दिनमणि जी के बातों को महतो यह कहकर अस्वीकार कर दिया, यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि न्याय और अन्याय करने वाला
न्याय और अन्याय करने वाला वह कौन होता है? वह कौन होता है? साथ ही महतों ने यह सुझाव भी दिया, महतों ने यह सुझाव भी दिया कि शक्रु को अंडरलाइन करिएगा, शक्रु को अंडरलाइन कीजिएगा। शक्रु को अपने नाती को समझाना चाहिए। यहाँ शक्रु कौन है? दिनमणि जी के दादाजी। वहाँ शक्रु प्रेजेंट है कि नहीं है इस बात को नहीं बोला। उन लोग अपने में कह रहे हैं कि शक्रु को अपने नतिया के समझावे चाहिए, मतलब अपन नतिया के समझाना चाहिए उसको। किसको? शक्रु को। शक्रु वहाँ है कि नहीं है पंचायती में, ये बात नहीं बोल रहा है, कोई कहानी में नहीं है। चलो फुल स्टॉप उसमें लिखो। दिनमणि जी ने वहां से लौट आए हैं, दिनमणि जी वहां से लौट आए हैं, किंतु मन में एक प्रश्न उभर रहा था, किंतु मन में एक प्रश्न उभर रहा था, किंतु मन में एक प्रश्न उभर रहा था कि लोगों ने यज्ञनु के साथ क्या किया होगा। किसके मन में प्रश्न उठ रहा था? दिनमणि जी के मन में हमेशा मतलब उठ रहा था। हम तो पंचायती से चल आए, लेकिन उसके साथ क्या किया होगा पंच लोग, यह प्रश्न उठ रहा था दिनेश कुमार दिनमणि जी का उभर रहा था कि क्या किया होगा। इसका जवाब के लिए दिनमणि जी फिर से यज्ञनु के घर पहुंचते हैं। वहां यज्ञनु की मां, फुल स्टॉप बंद किया, वहां यज्ञनु की मां रो रही थी, यज्ञनु भी गंभीर था। मां रो रही थी, यज्ञनु भी गंभीर था। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार के दिन, ये आपस में चर्चा कर रहे थे, बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार के दिन रमसाक इन्वर्टेड कॉम लिखिएगा, अंडरलाइन करके। शुक्रवार के दिन रामसाक के दादाजी का भोज है। यज्ञनु का बेटा होगा, यज्ञनु का बेटा होना चाहिए, लेकिन कहानी में कहीं लिखा ही नहीं, नहीं समझे? अगर देखिए, इसलिए किताब में जैसे पूरा खोटा किताब आप पढ़िएगा ना, तो उसको ये कहीं लिखा ही नहीं कि ये रामसाक जो है यज्ञनु का बेटा है। अगर ये लिखता तो हम लोग डायरेक्ट कहते कि ये रामसाक जो है यज्ञनु का बेटा है, लेकिन लिखा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछे, कैसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, सो देख लो। यहाँ पर पूछ सकता है कि शुक्रवार के दिन किसके घर भोज था, तो लिखना होगा रामसाक के यहाँ भोज था। ऑप्शन में रहेगा, नहीं मारेंगे यज्ञनु हम, क्योंकि हमको शुक्रवार के दिन बोल दिया है रामसाक के यहाँ, तो हम रामसाक के ही मारना है। बात समझ रहे हैं?
जब हम बोल रहे हैं कि अग्नु है तो ऑप्शन में है। जब किताब में हमको रमसाक पढ़ा है कि रमसाक के यहाँ शुक्रवार का भोज है, जो बच्चे चर्चा कर रहे हैं, तुमको कहीं लिखा है किताब में? हम अभी तुम्हारे पास किताब नहीं है इसलिए हम थोड़ा बोल रहे हैं। तुम किताब अपने पास रख के एक बार पढ़ो, तुमको कहीं नहीं मिलेगा कि अग्नु के यहाँ शुक्रवार का भोज था। यदि रहेगा तभी ना, किताब से हट के नहीं करना है काम हमको। जो किताब में कहानी दिया है, जो चीज को अधूरा छोड़ा है उसको अधूरे समझना है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे बोल दिया शुक्रवार के दिन रमसाक के यहाँ क्या है? भोज है, तो हमको रमसाक के यहाँ मार रहे हैं। चलो आगे लिखो, कंप्लीट करो, खत्म हो गया। रमसाक के दादाजी का भोज है। हम लोग को एक प्लास्टिक लेके जाना चाहिए। हम लोग को एक प्लास्टिक लेके जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए प्लास्टिक लेके? हाँ, क्योंकि बूंदिया भी बटेगा। अभी सब रटेगा थोड़े तुम लोग, ये सब अपनों भी मार लेगा। क्योंकि बूंदी, अरे बड़ी आदमी तो पहले पूरी चोराता था। क्योंकि बूंदिया भी बटेगा। क्योंकि बूंदिया भी बटेगा। फुल स्टॉप। बच्चों की बातों सुनकर दिनमणि जी वापस अपने घर लौटे। बच्चों की बातों सुनकर दिनमणि जी वापस अपने घर लौटे। और कहानी के अंत में कुछ सवाल पाठकों के लिए छोड़ दिया। जो इस प्रकार है। पाठकों के लिए छोड़ दिया। पहला सवाल जो इस प्रकार है। पहला, हाँ, वो पाठकों के लिए सवाल छोड़े ना दिनेश कुमार दिनमणि जी, मतलब उसके मन में जो बीत रहा है वो सवाल छोड़ा है। पहला देखो, क्या दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से अग्नु के पिता, क्या दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से अग्नु के पिता की आत्मा के शांति मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। समझ रहे ना? ये पाठकों के लिए सवाल छोड़ा, क्या दाल रोटी बूंदिया ये सब खिलाने से अग्नु के पिता के आत्मा के शांति मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन, क्या वह अभी भी जीवित है? हाँ, क्वेश्चन मतलब पाठकों के लिए छोड़िए जो किताब पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्वर्ग कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन है क्या है सर? दूसरा है, क्या वह अभी भी जीवित है? पूछ सकता है कि इनमें से दिनेश कुमार दिनमणि जी ने पाठकों के लिए कौन सा सवाल छोड़ दिए? समझ रहे ना? तो पहला छोड़े कि दाल रोटी बूंदिया खिलाने से उसके पिताजी की आत्मा शांति मिलेगा। दूसरा चीज बोल रहे हैं क्या अभी भी वह जीवित है? और तीसरा बोल रहा है कि स्वर्ग कहाँ है? लिखो तीसरा, स्वर्ग कहाँ है? हो गया। संदेश, कुछ संदेश भी दिए हैं दिनेश कुमार जी ने। संदेश लिखो बीच कोकिया में, और संदेश लिखो क्या संदेश दिए। संदेश दिए हैं कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले, हाँ, धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबर माँ है, आडंबर से, हाँ सर, धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबर से गरीबों को, चाहे गरीबों की आर्थिक दशा और खराब हो जाती है। सही बात है।
अब मान लो अभी देखता नहीं है कि दुर्गा पूजा में तुम्हारा घर से चंदा नहीं मिलल तो पूजा करे तुमको नहीं मिलेगा। जो कमेटी बनता है वो अभी भी अनाउंस करेगा माइक में कि फलना घर से चंदा बाकी है, कोशिश करेंगे कमेटी के पास आकर के अपना चंदा दे दें, अन्यथा पूजा करने के लिए रोका जाएगा। तो क्या है, धर्म के नाम पर गरीब आदमी को मारना। अब मान लो जिसके पास पैसा है वो आपको दे दिया, 1000 रुपया रखा, 1000 रुपया दिया, बेचारा गरीब है कहाँ से देगा, उसको भी आप पूजा करने से रोक रहे हैं। तो वही तो बोल रहे दिनेश कुमार दिलमणि जी कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबर से गरीबों के आर्थिक दशा और खराब हो जाती है। लिख लीजिए, और खराब हो जाती है। लिखा गया। दूसरा लिखो, धर्म मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। पहला था सर। हाँ, ये पहला था। दूसरा लिख दो, धर्म किसके लिए होना चाहिए? मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। धर्म मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। अब बताओ कि इस कहानी में तुम लोग जो लिखा दिए हिंदी, जो कहानी पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, क्या ये समझ में आ जाएगा? ये कहानी को पढ़ के तुम लोग ऑब्जेक्टिव बना लेगा? क्वेश्चन पूछे? एक बार पूछ लेते हैं, कहा समाप्त कर देंगे। सर धर्म मानव कल्याण के लिए, धर्म जो है मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति को और खराब नहीं कीजिए। हम पूछ लेते हैं, और आज जो है इसका ऑब्जेक्टिव 110% है कि रात तक तुम लोग पास चला जाएगा। जैसे हम इनको दे देंगे तो इस शाम तक तुमको भेज देंगे। सर वो नहीं कहानी इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट है पूरा लिखा है कहानी। तो कहानी क्या है? मतलब जो तुम पढ़ोगे, खोरठा जो बताए कहानी, किताब पढ़ के बताए थे। सर कहानियां बताए थे कि अग्नु की माँ बोलती है कि खड़ा रहती है और अग्नु खड़ा रहता है दीवार पकड़ के। हाँ, तो पूरा कहानी है ना। वो कैसे कैसे, जैसे मान लो जब पंचायती हुआ तो हम किताब पढ़ के बता रहे थे कि तुम्हारा मेन सारांश जो है कहानी का, मतलब तुम सब कहानी कितना ही याद रखना। अब वो कैसे खड़ा था, बूढ़ा उंगली ऊपर किया था, नहीं समझ रहे हैं? गला में हाथ दिया था, बीड़ी लाया था, माचिस दिया था, समझ रहे हो ना? तो सारा चीज इसी में करेंगे तो पूरा लंबा होगा। लेकिन तुम इतना जो लिखा दिया, इतना तुम याद रख लो, इतना याद रख लो। किताब तुम्हारे पास है ही, तुम किताब को पढ़ेगा, इसको देखेगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अरे एक बार खोरठा में तो पढ़ा भी तो दे रहे हैं। अरे हल्ला, इससे टेंशन नहीं लो। कहानी का सारांश अब तुम पूरी एकदम लाइन बाय लाइन नहीं है, लाइन बाय लाइन नहीं है। कहानी लो, जवाब दो। पहला क्वेश्चन है कि धर्म कर्म कहानी सब सुनना, जो बीच में बोलेगा हम पहले उसी को खड़ा करके 5 क्वेश्चन लगातार पूछें। चुपचाप रहो, जानेगा तो एक बार में बोलना, नहीं जानेगा शांत रहना। धर्म कर्म कहानी ककर लिखल लागे? दिनेश कुमार कर जन्म बछर छाटा 13 सितंबर 1969। दिनेश कुमार कर, खोरठा में बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है, खोरठा में रहेगा क्वेश्चन। दिनेश कुमार कर उपनाम लागे? दिनमणि जी माये का नाम बतावा? माये का नाम? उसके बाद क्वेश्चन है कि धर्म कर्म कहानी कौन किताबें लिखल है? तो खोरठा गद्य पद संग्रह। किताब के नाम भी तो नहीं के आज रखे हो तो। हाँ, खोरठा गद्य पद संग्रह ऑप्शन दे तो, टू डाट जरूरपुर, और कोई किताब लिख तो अजगर लिख देते हो, और छाहर लिख देते हो, और कोई कहानी किताब लिख देते हो। उसके बाद ये तो हो गया 5 नंबर। 6 नंबर धर्म कर्म कौन रकमेक संग्रह लागे? कौन रकमेक मतलब कौन रूप के? सुनना ऑप्शन, कविता संग्रह लागे, नाटक संग्रह लागे, कहानी संग्रह लागे। यज्ञनु कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे? धर्म कर्म। ठीक है, यज्ञनु कौन कहानी मुख्य पात्र लागे? धर्म कर्म। यज्ञनु कौन कहानी मुख्य पात्र? धर्म कर्म हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8, खोरठा गद्य पद संग्रह किताब कौन बछर छपल है? ये तो नहीं बता ले लियो, ये लिख लो 1989। 1989 खोरठा गद्य पद संग्रह किताबें कौन बछर छपल है? तो ये सब जैसे पूरा कहानी किताब का पढ़ा देते ना, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको भी कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन। चलो, बुक लिखा हुआ है? हाँ बुक छपला है ये कहानियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1989 यगनु बापे के नाम की हले? यगनु बापे के नाम? यगनु बाप कौन महीना में मरल हले? गमला के ना कहानी में बताए थे उस दिन, ये अभी नहीं चर्चा हुआ है। फागुन महीना में बताए थे, फागुन महीना में। तो तुम लोग जो है सो जैसे अभी कुछ क्वेश्चन पूछे तुमको मिल रहा है ना, अब देखो पढ़ने का तरीका क्या होगा। जैसे हम कहानी पढ़ाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के बाद हो सकता है कि कुछ चीजें हिंदी में छूटा हो, ठीक है। हम तो अपने से लिखे हैं हिंदी में कहानी, कुछ छूटा, जैसे फागुन महीना छूटा, माइये का नाम छूटा, बापे का नाम छूटा, चाहे किताब का नाम 1989, तो उसको तुम थोड़ा सा मेहनत करो कि तुम्हारे पास नोट्स पूरा बना हुआ है, उसमें जाकर के थोड़ा सा दूसरा पेन से लिख लो साइड में, तो इससे क्या होगा कि वो भी चीज याद रहेगा। अब सारा चीज लिखा हुआ है। तो कौन महीना? फागुन महीना है, याद रखना है। उन्हें बापे कौन महीना है मरल है? फागुन महीना है। यगनु बापे के नाम की है? समर मातो बापे के नाम? समर मातो बापे के नाम? यगनु बाबा मरल समय यगनु कै बछर के हले? 14 बरस। कहानी पहले लिया है, कितना बरस? 14 बरस। अब लिखो सोमर मातो कर कैगो बेटा हले? समर मातो कै बेटा हले? यगनु बाबा मरल हले, यगनु बाबा मरल समय यगनु कै बछरे हले? 14 बरस। समर मातो कर कैगो बेटा हले? 16 नंबर। अपन बापे के भोजे सोमर मातो कौन जमीन बेचले हले? ये बताए हैं अपनी कहानी करके। सियार खांदे, बाजा खांदे, लकड़ा खांदे, यास्कर में कोई नहीं, तो सियार खंधा बेचा था। तो इधर जैसे भी सियार खंधा है। अब तुम लोग को हम शुरू में जिस दिन पहला क्लास में उस दिन भी बोले थे कि तुम लोग पास मटेरियल रखो, मटेरियल रखेगा। किताब जैसे मान लो किताब नहीं ले रहा कोई, तो जीरोक्स बुक तो रखो कहानियां वाला। जी नहीं, कल अगला कहानी तभी करेंगे, किताब होना चाहिए। ये शर्त नहीं देंगे तो तुम लोग नहीं करेगा। किताब रखोगे तो बहुत फायदा होगा। जैसे अभी ये हिंदी लिखा है, तभी तुम लोग अपना हिंदी बुक में तुरंत लिखो अपने बापे भोज समय मातो कौन जमीन बेचने वाला, तो जहाँ जमीन बेचने वाला लिखा है ना, तो वहां पर लिख दो सियार खांधा, कि सियार खांधा वाला बेचा था। तोर बाप की रोज रोज मरता बांस झारे बांस जन मेरे बोका, ये ककर कहना हल है? मातों लोग के कहना हल है, पंचों का। काकर श्राद्ध कर में यगनु के सतवल गेल है? बापे के श्राद्ध, बापे के भोज। ठीक है। 19 नंबर। धर्म कर्म कहानी कौन रीते ऊपर कौन रीते के ऊपर चोट कर गेल है? कौन रीत के? विसर क्रिया। विसर क्रिया कहकर ये कहानी एक क्वेश्चन है और सुन। धर्म कर्म कहानी कौन रीते के ऊपर चोट करल है? ऑप्शन लो। बिहाग रीत, छठिहारी रीत, मरकी रीत, सोमर काका के बाप गुजर मातो कर बड़ी नाम है। ठीक है। पहला ऑप्शन रामायण जानल है, महाभारत जानल है, ये और भी दोनों। रामायण और महाभारत के बहुत बड़ा जानकार आदमी था कौन? बहुत क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन कितना है? 24 क्वेश्चन। पंचदान की रकम में भोज लगा है? दही चूड़ा, दाल रोटी, बूंदिया मिठाई, दाल रोटी, बूंदिया मिठाई, दही चूड़ा। चौथा ऑप्शन है साभे होते हैं। पंचदान में 5 साभे, तो दाल, पूड़ी, बूंदिया, सब्जी। ठीक है।
अब तुम्हारा आज के बाद धर्म कर्म कहानी हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देंगे। जो दिन हम कहानी पढ़ाए थे किताब से भी और ऐसे भी उस दिन सारा बात का चर्चा किए थे कि कौन जमीन बेचा था, सियार खाना बेचा था कि कौन खाना बेचा था। ये आज सिर्फ लिखवाना बचा हुआ था। अब थोड़ा बहुत जो कुछ छूट रहा है उसमें साइड साइड पे कोना कोना लिख लो। बाकी ऑब्जेक्टिव देंगे 25-26 को ऑब्जेक्टिव दे देंगे। तुम्हारा मान लो कि टोटल 6 गो कहानी है, 6 कहानी का अगर हम 20-25 ऑब्जेक्टिव देंगे हम, उसके बाद तुम मार्केट से बुक खरीदेगा, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं खरीदेगा। जब दौड़ हो जाएगा तो सब ऑब्जेक्टिव खरीदे करेगा, अभी नहीं खरीदेगा। उस समय खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? उस समय खरीदेगा तो तुम अभी से 25 को कैले रहेगा सब कहानी के, उसके बाद 10-15 का और मिलेगा तुमको। अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा? कहानी सब याद रखना, समझा? मछली बाजार चलो खड़ा हो, सब उस समय नहीं बोला था। अरे आगे पर सर बोलो जय हिंद।